हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारे पास पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है। हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी सारी चीज़ें जो कि अनवांटेड हैं, जो हमें नहीं चाहिए। जब ऐसी अनवांटेड अनडिज़ायरेबल चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह से मिल जाएं तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हुआ है। पोल्यूशन का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट में अनवांटेड या फिर अनडिज़ायरेबल चीज़ों का मिक्स हो जाना, और ये जो चीज़ें मिक्स होती हैं इनको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो पोल्यूशन और पोल्यूटेंट में फ़र्क होता है। पोल्यूशन है कि किसी भी चीज़ में, एनवायरनमेंट के किसी भी पार्ट में कुछ अनवांटेड चीज़ों का मिक्स हो जाना, उस प्रोसेस को हम पोल्यूशन बोलेंगे। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं अब। Haley and Bujo were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world। पहेली एंड बूजो ने जब ये सुना कि जो ताजमहल है आगरा का, वो अब 7 अजूबों में से एक है। But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area सराउंडिंग द ताज। लेकिन इसके साथ ही जब उन्होंने ये सुना कि जो ये वाइट मार्बल का ऐतिहासिक इमारत है, ये इमारत उस एरिया में होने वाले एयर पोल्यूशन के कारण खतरे में है, मीन्स कि इसकी ब्यूटी जो है वो डे बाय डे उस एरिया में होने वाले पोल्यूशन के कारण कम हो रही है, तो ये जान के उनको बड़ा दुख हुआ। They were eager to know if something can be done to fight the air and the water pollution। वो ये जानने के लिए उत्सुक थे। ईगर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। वो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि वो इस एयर या फिर वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। We all are aware that our environment is not what it used to be। हम जानते हैं कि आज हम जिस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई, क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से नीले आसमान के बारे में, साफ पानी और साफ सुथरी हवा के बारे में सुना हुआ है कि उनके टाइम में कितनी फ्रेश हवा हुआ करती थी, कितना ब्लू स्काई हमें नज़र में आया करता था, और जो पानी था, हवा था, वो बिल्कुल साफ हुआ करती थी उनके टाइम में। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन आजकल हम हर रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो डे बाय डे जो है वो ख़राब होती जा रही है। वी आवरसेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ्स। हम खुद भी इस बात को जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसका असर हम खुद पे भी जो है वो हमें नज़र में आता है। कई बार पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, हवा इतनी गंदी हो जाती है कि हमें सांस लेने तक में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो हम खुद भी इन सब चीज़ों को अब नोटिस करने लगे हैं। The number of people suffering from the diseases of the respiratory system, for example, is steadily rising। आज के दिनों में हम ये काफ़ी नोटिस कर रहे हैं कि ऐसे बीमारियां, सांस से रिलेटेड बीमारियां जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। छोटी छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चों को भी जो है वो सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। पहले ये इतनी लोगों में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये काफ़ी कॉमन डिसीज़ बन गई है। हर 10 में से एक इंसान आपको मिल जाएगा जिसको सांस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम होगी। We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available। हम उस टाइम को भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारे आसपास बिल्कुल भी साफ़ हवा नहीं रहेगी, बिल्कुल भी साफ़ पानी नहीं रहेगा, बिल्कुल हवा जो है वो गंदी हो जाएगी, पानी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ऐसा टाइम जल्दी ही आ जाएगा जिस हिसाब से हमारा पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हमने पोल्यूशंस को रोकने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स अगर नहीं लिए तो ऐसा टाइम अब दूर नहीं है कि जो हमारी हवा है वो पूरी तरह से गंदी हो जाएगी, पानी जो है पूरी तरह से गंदा हो जाएगा।
You have learned about the importance of air and water in your previous classes। हम सभी को पता है कि जो हवा और पानी है वो हमारी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। हम खाने के बिना कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बिना बिल्कुल भी अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसी बात से हमें पता लगता है कि जो हवा है वो हमारे जीने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives। इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट पे हो रहे चेंजेस के कारण हमारे पे और हमारी धरती पे होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। एयर पोल्यूशन, वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स विदाउट फूड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। हम जो है वो बिना खाने के कुछ टाइम के लिए जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, बिना खाने के हम कुछ टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के जो है वो हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। एयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम ज़्यादा टाइम तक जो है वो सांस रोक के नहीं रख सकते। हार्डली 2-3 मिनट के लिए हम अपना सांस जो है वो रोक सकते हैं, उसके बाद हमें हवा की ज़रूरत पड़ेगी। दिस सिंपली फैक्ट्स टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंस क्लीन एयर इज़ टू अस। इसी बात से हमें पता लगता है कि जो हवा है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हवा के बिना हम बिल्कुल भी लाइफ को जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। You already know that air consists of a mixture of gases। हमें पता है कि जो हवा है उसमें काफ़ी सारी गैसेस हैं। हवा जो है वो काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है। By volume about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen। हमें पता है कि जो ये हवा का मिक्सचर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 28% जो है वो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapors are also present in very small quantities। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर्स भी जो है वो थोड़ी क्वांटिटीज में हमारी एयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.8। यू हैव कवर्ड योर नोज while passing a brick kiln emitting smoke or started coughing while walking on a busy road। अगर हम कभी किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो, तो हम अपने नोज़ को जो है वो कवर कर लेते हैं। या फिर जब हम किसी बिजी रोड पे चलते हैं तो हमें अचानक से खांसी होनी शुरू हो जाती है। On the basis of your experience, compare the quality of air at the places given below। हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो नीचे दी गई जगह पे एयर की क्वालिटी के बारे में जो है वो बता सकते हैं। अब पार्क और बिजी रोड दोनों की एयर क्वालिटी में क्या फ़र्क है। जो पार्क होता है वहाँ की हवा जो थोड़ी होती है वो फ्रेश होती है, क्योंकि वहाँ के प्लांट्स के कारण जो होती है वहाँ पे एयर फ्रेश होती है। लेकिन जो बिजी रोड होता है वहाँ पे गाड़ियों के धुएं के पोल्यूशन के कारण जो है हवा क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है। रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, एक रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे सिर्फ घर है वहाँ की हवा साफ़ सुथरी होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई पोल्यूशन का कोज नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हवा पोल्यूट हो रही हो, तो वो एरिया थोड़ा अच्छा होगा, सांस हमें अच्छे से आएगी, वहाँ पे एयर अच्छी होगी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ का धुआं होगा, उस धुएं के कारण जो वहाँ की हवा होगी वो ख़राब होगी। A busy traffic interaction at different times of a day is that early morning, afternoon and evening। हम अगर किसी सड़क को ऑब्जर्व करें उसके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के टाइम जो होता है सारी रात ट्रैफिक कम रहता है और मॉर्निंग के टाइम भी जो होता है वो ट्रैफिक कम होता है, जिसके कारण सुबह के टाइम जो होता है वो एयर क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। लेकिन जैसे जैसे डे पास होता जाता है गाड़ियों के चलने के कारण पोल्यूशन लेवल धीरे धीरे एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है और शाम आते तक जो है वो एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। अगर हम एक ही सड़क के एयर क्वालिटी की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग वो ठीक होगी, लेकिन जैसे जैसे डे आगे बढ़ेगा तो गाड़ियों के पोल्यूशन के कारण
देन उसी का जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो डाउन होता जाएगा, वहाँ की जो हवा है वो ख़राब होती जाएगी, क्योंकि दिन भर वहाँ पे गाड़ियाँ चलेगी, गाड़ियों के चलने से जो धुआं होगा उसके कारण जो हमारी एयर क्वालिटी है वो ख़राब होती चली जाएगी। और विलेज एंड टाउन, जो विलेज होते हैं वहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री भी कम होती है, वहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो भी कम होते हैं, गाड़ियाँ कम चलती हैं जिसके कारण वहाँ पे धुआं कम होता है। इसके अलावा गाँव में जो है वो ग्रीनरी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं जिसके कारण वहाँ की हवा क्लीन होती है, प्योर होती है। लेकिन जो शहर होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री होने के कारण, व्हीकल्स चलने के कारण धुआं ज़्यादा होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ की हवा जो होगी वो गंदी होगी हमारी। One of your observations in the above activity could be the difference in the amount of smoke in the atmosphere। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने किस बेसिस पे की थी? हमने धुएं के बेसिस पे की थी। जैसे जैसे हवा धुएं का लेवल, स्मोक लेवल ज़्यादा होगा वैसे वैसे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, जैसे स्मोक का लेवल कम होगा वैसे वैसे जो एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम? क्या आप जानते हो कि ये धुआं आता कहाँ से है? एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमोसफियर मॉडिफाई इट। जब ये धुआं एटमोसफियर में मिल जाता है तो ये एटमोसफियर की कंपोजिशन जो होती है उसको चेंज कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय द अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट on both the living and non-living, it is referred to as the air pollution। जब हमारी हवा में कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें मिल जाएं जो सभी तरह की चीज़ों के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हार्मफुल हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन हो गया है, मीन्स की हवा ख़राब हो गई है। तो अगर आपको कभी डेफिनेशन आए कि व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन क्या है? The contamination of air with unwanted substances that may cause harmful effects on the living and non-living things is said to be air pollution। एयर पोल्यूशन क्या है? हवा में अनवांटेड चीज़ों का मिल जाना जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? हवा जो है वो कैसे पोल्यूट होती है, हवा कैसे खराब होती है? The substances which contaminate the air are called the air pollutant। ऐसे substances जो हवा को पोल्यूट करते हैं, हवा को खराब करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं कि वो एयर पोल्यूटेंट है। जैसे कि हमारा धुआं हो गया, डस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये सभी मिलके हवा को खराब करते हैं, गंदा करते हैं। Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शंस। कई बार ऐसा होता है कि ये नेचुरल जो हमारा ये पोल्यूटेंट होते हैं, ये हवा को गंदे करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, कई बार वो नेचुरल तरीक़ों से ही आते हैं। जैसे कि कभी किसी जंगल को आग लग जाए, वो जंगल की आग जो होती है वो कोई मैन के कारण नहीं लगती, किसी आदमी के कारण नहीं लगती, वो अपने आप ही जंगल में आग लग जाती है। उस जंगल को आग लगने से जो धुआं निकलेगा, जो राख निकलेगी, वो सारी जो हवा में मिलती रहती है, तो वो एक नेचुरल कोज है हवा के गंदे होने का। इसके अलावा जो हमारे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस का मतलब होता है ज्वालामुखियों के फटने से। जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं, तो जब वो फटते हैं तो उनमें से भी जब वो राख निकलती है, और राख और धुआं निकलता है, वो भी जो है वो हवा में मिलते रहते हैं, जिससे हवा की कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है और हवा गंदी हो जाती है। पोल्यूटेंट आर आल्सो एडिड टू द एटमोसफियर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अलावा जो हवा है वो हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण भी जो है वो गंदी होती है। The source of air pollutants are factories, power plant, automobile exhaust and burning of firewood and dung cakes। जो हमारे एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो फैक्ट्रियां हो सकती हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, हमारे जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं, हम जब डंग केक्स होते हैं, पाथियाँ या फिर उपले, जब हम उपलों को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, तो ये सारे जो है वो हमारे सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के।
मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कोज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण काफ़ी सारी सांस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो होनी शुरू होती है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गंदी हवा में कौन कौन से सब्सटेंसेस या फिर पोल्यूटेंट हो सकते हैं। Have you ever noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in your cities? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके शहरों में जो व्हीकल्स है, गाड़ियों की संख्या है वो कैसे कितनी जल्दी से इंक्रीज हो रही है। आज से थोड़े टाइम पहले इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि हर घर में गाड़ी है, जिसके कारण व्हीकल्स जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। आज तो एक घर में 3 गाड़ियाँ भी हैं, जितने लोग हैं उतनी गाड़ियाँ आज के टाइम में हैं, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं थे। पहले जो है वो व्हीकल्स कम थे, लेकिन अब जो हमारे व्हीकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। जो व्हीकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, और इसके साथ साथ धुआं भी है जो वो निकालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हमारे फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन मीन्स कि अधूरे जलने के कारण जो है वो पैदा होती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये काफ़ी जहरीली गैस होती है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ये हमारे खून की जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है उसको कम कर देती है। बेसिकली हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हम जो भी सांस लेते हैं उसकी में से जो भी ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी में लेके जाता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कैपेसिटी या फिर उसका लेवल कह लो कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर उसे कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाई देती है तो भाग के वो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जिसके कारण हमारा खून जो है वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाना शुरू कर देता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जिसके कारण हमें जो है वो घुटन होनी शुरू हो जाती है और उस घुटन के कारण जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देती है। नीचे एक फैक्ट दिया है हमारे पास, डू यू नो में, इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड in the Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the टू लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, नाइल एंड अमेजन। यहाँ पे हमें बोला है कि अगर हम दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड का मतलब होता है जितने भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं, दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं, अगर हम उन सभी व्हीकल्स को एक लाइन में खड़ा कर दें, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे खड़े करते जाएं, तो जो लाइन बनेगी व्हीकल्स की वो लाइन दुनिया की दो सबसे बड़ी लंबी नदियां जो है नाइल और अमेजन, इनके ऑलमोस्ट बराबर होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम सिर्फ दिल्ली में खरीदे गए व्हीकल्स को एक लाइन में खड़ा करें तो वो लाइन इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि वो दुनिया की दो सबसे बड़ी लंबी नदियां नाइल और अमेजन को जोड़ के जो लेंथ बनेगी उसके बराबर होगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हमारे जो व्हीकल्स है वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। बुझो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोसफेयर। बुझो ने को याद है कि एक फॉग लाइक जो लेयर है वो हमारे एटमोसफेयर में बन जाती है सर्दियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में जो धुंध पड़ती है उसी को हम फॉग लाइक लेयर बोलते हैं। दिस इज स्मोक, इसको हम स्मोक भी बोलते हैं। विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, ये धुएं और फॉग से बनी होती है। Smoke may contain oxide of nitrogen which combine with the air pollutant and fog to form the smoke। जो हमारा
धुआं होता है, धुएं में जो है वो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जो कि एयर पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन करके स्मोक बनाते हैं। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड व्हीजिंग इन द चिल्ड्रंस। इस स्मोक के कारण जो है वो काफ़ी सारी सांस से रिलेटेड जो है वो बीमारियां होती है, जैसे कि हमारी अस्थमा वगैरह हो गया। मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग एयर पोल्यूशन। हमारी काफ़ी सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो भी एयर पोल्यूशन का एक कारण है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, मतलब कि जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, वहाँ से काफ़ी सारी गैसेस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन द पावर प्लांट। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कोयले के जलने से जो है वो पैदा होती है। जो हमारा पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ पे कोयले को जलाया जाता है। उस कोयले के जलने के कारण जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। इट कैन कोज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। इससे भी जो है वो सांस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे जो है वो लंग डैमेज भी हो सकता है। You have already studied about the burning of fossil fuels in chapter 5। हम सभी ने जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि उनके जलने से जो काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं जो कि हवा को गंदा करती हैं। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है वो एक तरह का पोल्यूटेंट है, जिसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो CFC होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूजिंग इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेज। इसको हम जो है वो हमारी ठंडी करने वाली जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे फ्रिज हो गए, AC हो गए, इन सभी में जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता है। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर को भी जो है वो डैमेज करती है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। याद करो कि जो हमारा ओजोन लेयर का काम क्या है। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाले जो UV रेडिएशन है उससे बचाती है। अगर वो रेडिएशन धरती तक पहुंच जाए तो धरती पर रहने वाले लोगों को स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक के हम सभी को जो है वो बचाती है। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल। क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना हुआ है? ट्राई टू फाइंड आउट दिस। आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अंटार्कटिका के ऊपर हमारा जो ओजोन की लेयर है उसके ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है वो छेद हो गया था, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक भरना शुरू हो गया है, लेकिन पहले उसमें जो है वो छेद हो गया था। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। इसीलिए जो है वो अब CFC की ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। अब CFC की जगह हम दूसरे केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो कि CFC के कंपैरिजन में कम हार्मफुल है। हार्मफुल तो वो भी हैं, लेकिन CFC के कंपैरिजन में वो थोड़े कम हार्मफुल हैं। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long period। इसके अलावा जब भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे कि डीजल या फिर पेट्रोल बर्न करता है, तो गैसेस तो निकलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं। छोटे छोटे जो है वो अनबर्स्ट पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो कि हवा में काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब होता है तैरते रहते हैं हवा में ऐसे ही। दे रिड्यूस द विजिबिलिटी, जो कि हमारी विजिबिलिटी को जो है वो कम करते हैं। When inhaled they cause the disease। जब ये सांस के साथ अंदर चले जाते हैं तो ये बीमारियों का कारण बनते हैं। Such particles are also produced during the industrial process like the
स्टील मेकिंग एंड द माइनिंग, ऐसे पार्टिकल जो है वो माइनिंग इंडस्ट्री के टाइम भी निकलता है। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई करना, जब हम कोयले या फिर किसी भी मेटल को निकालने के लिए माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उस प्रोसेस में भी जो ये पार्टिकल्स है वो निकलते हैं। पावर प्लांट्स गिव आउट टिनी एश पार्टिकल विच आल्सो पोल्यूट द एटमोसफियर। जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं उनमें से भी ये ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसके कारण जो हवा है वो गंदी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी द ताजमहल। Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, the Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. पिछले 2 decades का मतलब होता है पिछले 20 साल, डिकेड का मतलब 10 साल होता है। पिछले 20 सालों से जो है वो इंडिया की जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है ताजमहल, जो कि आगरा में है, वो आजकल जो है वो एक चिंता का विषय बनी हुई है। Experts have warned that pollutants in the air are discoloring its white marble। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो उस एरिया में पोल्यूटेंट्स हैं, मीन्स कि उस एरिया में जो हवा का पोल्यूशन है वो इस वाइट मार्बल की जो कलरिंग है उसको ख़राब कर रहा है। मीन्स कि इसका कलर जो है वो ख़राब हो रहा है, वो प्योर वाइट नहीं रहा है, धीरे धीरे उसका कलर जो है वो ख़राब होता जा रहा है। So it is not only living organism that get affected by the polluted air, but the non-living things like the buildings, monuments and statues also gets affected। So हम ये नहीं कह सकते कि जो हवा का पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए ही हार्मफुल है, मीन्स कि जिंदा चीज़ों के लिए ही हार्मफुल है, ऐसा नहीं है। वो ऐसी चीज़ों पे भी अपना नुकसान पहुंचाता है जो कि जिंदा नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, बड़े बड़े मोनूमेंट्स हो गए, बड़े बड़े स्टैचूज़ हो गए। ये सभी चीज़ें भी जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे पोल्यूशन के कारण इफ़ेक्ट हो रहे हैं। The industries located in and around Agra, like the rubber processing, automobiles, chemicals, and especially the Mathura oil refinery, have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। जो भी इंडस्ट्रीज़ आगरा के आसपास या फिर आगरा में है, जैसे कि हमारी रबड़ प्रोसेसिंग यूनिट्स होगी, ऑटोमोबाइल यूनिट्स होगी, हमारी मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है वो भी जो है वो वहाँ उस एरिया में एयर पोल्यूशन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। दीज गैसेज रिएक्ट विद the water vapors present in the atmosphere to form the sulfuric acid and nitric acid। ये गैसेस क्या करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करती हैं, ये हवा में प्रेजेंट पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। दीज एसिड्स ड्रॉप डाउन विद द रेन मेकिंग द एसिड रेन। ये एसिड बारिश के साथ धरती पर आ जाते हैं, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट्स। ये एसिड रेन क्या करती है, जो हमारी इमारतें हैं उनके मार्बल को जो है वो करोड़ का मतलब होता है ख़राब करना शुरू कर देती है, गलाना शुरू कर देती है। द फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। इसको हम मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा एसिड रेन है वो मार्बल को धीरे धीरे खाती रहती है, धीरे धीरे उसको ख़राब करती रहती है, इसलिए उसको हम मार्बल का कैंसर भी बोलते हैं। सस्पेंडेड particulate matter such as the soot particles emitted by the Mathura oil refinery has contributed toward the yellowing of the marble। जो हमारी मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है उसमें से कुछ सस्पेंडेड मेटल्स निकलते हैं, वो मैटर क्या करता है, वो इस मार्बल को येलो कर रहा है। इस मैटर के कारण जो हमारे ताजमहल का कलर है वो येलो हो रहा है धीरे धीरे। The Supreme Court has taken several steps to save the Taj Mahal। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं ताकि ताजमहल को बचाया जा सके।
It has ordered industry to switch to cleaner fuels like the CNG and LPG। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इंडस्ट्रीज को कि उन्हें जो है वो क्लीन फ्यूल्स की तरफ जाना चाहिए, उनको CNG वगैरह यूज़ करना चाहिए, LPG यूज़ करना चाहिए, कोयले की जगह पे उनको CNG या फिर LPG यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो साफ़ फ्यूल्स हैं, उनके जलने से जो है वो पोल्यूटेंट्स पैदा नहीं होते हैं। Moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the ताज जोन। ताज के आसपास का जितना भी एरिया है, उस एरिया में जो ऑटोमोबाइल्स हैं, मीन्स कि उस एरिया में जो व्हीकल्स चलते हैं उनमें अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। वैसे तो अब हर जगह पे जो है वो अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। पहले पेट्रोल में जो है वो लेड डाला जाता था, लेकिन अब जो है वो पेट्रोल में लेड डालना बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता था। तो ताज के आसपास जितना भी एरिया है उसमें जो है वो पेट्रोल अनलेडेड पेट्रोल यूज़ किया जाता है। Discuss with your elders and see what they have to say about the condition of Taj 20 to 30 years ago। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि आज से 20 या 30 साल पहले जो ताज था वो कैसा था। Try to produce a picture of the Taj Mahal for your scrapbook। हम ताजमहल की एक पिक्चर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू नो डैट द सन्स रे वार्म द अर्थ सरफेस। हमें पता है कि जो सूरज से किरणें आती हैं वो किरणें हमारी धरती के सरफेस को गर्म करती है। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन डैट फॉल ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट। हमारी धरती के सरफेस पे जो भी सूरज की किरणें पड़ती है उस किरणों का कुछ पार्ट जो है वो धरती जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स कि उसे सोख लेती है। एंड द पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। और जो सोखने के बाद जो बची हुई किरणें होती हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस की तरफ। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। जो ये रिफ्लेक्टेड किरणें होती हैं जो सरफेस से टकरा के वापस जा रही होती हैं, इनमें से कुछ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। ये जो गर्म किरणें होती हैं, सूरज की किरणें वापस धरती से वापस बाहर ना जा पाने के कारण धरती को गर्म करना शुरू कर देती है। इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर, रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट नॉट अलाउड टू गो आउट। अगर आप सभी ने कहीं पे ग्रीन हाउस देखा है, ग्रीन हाउस क्या होता है कि एक ग्लास का घर बना होता है और उसके अंदर जो है वो पौधे लगाए जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें अंदर हीट तो आ सकती है, सूरज की गर्मी अंदर आती है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकती। आप सभी ने कभी नोटिस भी किया होगा कि अगर आपके घर में कोई शीशे वाली विंडो है, धूप के जब आप वहाँ उस कमरे में बैठते हो जिसमें सूरज की किरणें जो है वो विंडो के थ्रू आती हो, तो वो ज़्यादा रूम जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि शीशा क्या करता है, अंदर किरणों को आने तो देता है लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण सारी किरणें अंदर ही कैद हो जाती है और वो जगह जो है वो गर्म हो जाती है। द ट्रैप्ड हीट वार्म द ग्रीन हाउस। जो किरणें अंदर कैद हो जाती हैं वो जो है वो ग्रीन हाउस को गर्म करती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमोसफेयर इज सिमिलर। जो हमारे धरती का एटमोसफेयर है वो भी सेम ऐसे ही सूरज की किरणों को जो है वो ट्रैप कर लेता है, सेम प्रोसेस होता है उसमें भी। That is why it is called the ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसीलिए इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसके बिना जो है वो धरती पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इट इज थ्रेटन्ड लाइफ। बट अब जो है ये हमारी ज़िंदगी के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी धरती को गर्म रखता है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी धरती ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और जो कि हमारे लिए खतरा होगा, क्योंकि हमारी धरती एक सही टेम्परेचर तक गर्म रहे तभी हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन जब ये एक टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी का लेवल बढ़ जाएगा समुद्रों में, जिससे बाढ़ आएगी। इसके अलावा हम ह्यूमंस भी जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी धरती ग्रीन हाउस हमारी धरती के लिए ज़रूरी तो है, क्योंकि ये हमारी धरती को गर्म रखता है,
लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो जो कि आजकल हमारी लाइफ के लिए ग्रीन हाउस जो है वो खतरा हो रहा है। CO2 इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस करवाने में जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूरज की किरणों को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा सूरज की किरणें ट्रैप होगी और उतना ज़्यादा धरती गर्म होगी। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी उतनी किरणें कम ट्रैप होगी और धरती कम गर्म होगी। तो अगर पोल्यूशन के साथ हमारी धरती में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो ज़्यादा सूरज की हीट को पकड़ पाएगी, ज़्यादा ट्रैप करेगी, जिसके कारण धरती ज़्यादा गर्म होगी। यू नो डैट द CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एयर। हमें पता है कि CO2 जो है वो हवा में प्रेजेंट है। यू हैव आल्सो स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो प्लांट्स में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट एज द पोल्यूटेंट। लेकिन अगर CO2 एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारी हवा को पोल्यूट करती है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन? On the one hand, CO2 is continuously being released because of the human activities। हम लगातार अपनी एक्टिविटीज़ के कारण जो है वो लगातार CO2 को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, लगातार CO2 जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। गाड़ियों के धुएं से निकलने वाले CO2, बर्निंग से निकलने वाली CO2, हमारे सांस से निकलने वाली CO2, तो हम किसी न किसी तरह CO2 को हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट डिक्रीजिंग। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे जंगल जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगल क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर द फोटोसिंथेसिस देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण एटमोसफेयर में CO2 का लेवल जो है वो कम हो जाता है। Deforestation leads to an increase in the amount of CO2 in the air because the number of the trees which consume CO2 is reduced। जैसे जैसे प्लांट्स कम होते जाएंगे तो प्लांट्स CO2 को भी कम यूज़ करेंगे। ज़्यादा प्लांट होंगे तो ज़्यादा CO2 यूज़ होगी, अगर प्लांट्स कम है तो CO2 जो है वो कम यूज़ होगी। हम रिलीज ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसको यूज़ कम कर रहे हैं प्लांट, जिसके कारण जो है वो धीरे धीरे CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू द अकोमुलेशन ऑफ द CO2 इन द एटमोसफेयर। इसी कारण जो हम है, हमारे कारण जो है वो एटमोसफेयर में CO2 का लेवल लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हम किसी ना किसी एक्टिविटी से CO2 को पैदा तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके साथ उल्टा जो है वो फॉरेस्ट को भी जो है वो काटे जा रहे हैं, जिसके कारण प्लांट्स नहीं बचे हैं। अब प्लांट्स अगर होते तो वो CO2 को यूज़ करके ख़त्म कर देते। अब प्लांट्स नहीं है तो CO2 को यूज़ करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, जिसके कारण CO2 लगातार इंक्रीज होती रहेगी। CO2 CO2 traps heat and does not allow it to escape into the space। CO2 क्या करती है, हीट को पकड़ लेती है, जिसके कारण वो उसको बाहर नहीं जाने देती। As a result, the average temperature of the earth atmosphere is gradually increase। जिसके कारण क्या होता है कि हमारी धरती का एटमोसफेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। Other gases like methane, nitrous oxide and water vapors also contribute towards this effect। इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें भी जो है वो इसको इफेक्ट करती हैं। Like CO2 they are also known as the greenhouse gases। CO2 की तरह इसको भी हम, इन सभी चीज़ों को भी हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक सीरियस थ्रेट है, वो भी पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस थ्रेट। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती का गर्म होना।
ग्लोबल वार्मिंग कैन कोज द सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे सी लेवल्स हैं, समुद्रों का पानी है, वो काफ़ी जल्दी से इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हमारे ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के बने हुए हैं, तो वो गर्मी के कारण पिघलने शुरू हो जाएंगे। जब वो पिघलेंगे तो वो सारा पानी समुद्रों में ही आएगा, जिसके कारण समुद्रों का पानी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड, जिसके कारण जो हमारे निचले एरियाज है, जो समुद्री एरिया इलाके हैं, उनमें बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन द रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो काफ़ी चीज़ों पे जो है वो बुरा असर पड़ेगा, जैसे कि हमारे बारिश का पैटर्न हो गया, बारिश कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, हमारे जो एग्रीकल्चर है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। मजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटन बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। एशिया में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन में है। अ रिसेंट क्लाइमेट change report give us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level। एक क्लाइमेटिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें इसको जल्दी से जल्दी जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो अपना सब कुछ खो देंगे। हम अपनी प्यारी धरती को खो चुके होंगे अगर हमने जो है इन सभी मेजर्स को अभी अपने नेसेसरी प्रिकॉशंस ना लिए, तो हम जो है वो अपनी प्यारी धरती को जो है वो खो सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमें अपनी धरती को बचाने के लिए। अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ ए सेंचुरी। ये सेंचुरी ख़त्म होने तक ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारी धरती का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारी धरती ज़्यादा गर्म हो जाएगी एक सेंचुरी के ख़त्म होने तक, जो कि काफ़ी डेंजरस कंडीशन होगी हमारे लिए। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आजकल जो है वो सभी गवर्नमेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जो कि सभी के लिए एक चिंता की बात है। Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement। काफ़ी सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने मिलके ये एग्रीमेंट्स किए हैं ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेज को कम से कम पैदा करेंगे, मीन्स कि ग्रीन हाउस गैसेज को प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम करने की कोशिश करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ऐसा ही एक एग्रीमेंट है। Bujo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degree Celsius कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट। बुजो को जब ये पता लगा कि धरती का टेम्परेचर अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस से भी इंक्रीज होता है तो भी ये काफ़ी बुरे प्रभावों को अपने साथ लेके आएगा, इसका भी काफ़ी बुरा असर जो है वो पूरी धरती पे पड़ेगा। 0.5 डिग्री वैसे तो छोटा सा चेंज है, लेकिन हमारी अर्थ के टेम्परेचर में 0.5 डिग्री का चेंज भी जो है वो काफ़ी हार्मफुल चीज़ों को अपने साथ लेकर आएगा। Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that Gangotri Glacier in the Himalayas has started melting because of the global warming। पहेली ने बताया कि उसने न्यूज़पेपर में रिसेंटली पढ़ा है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालयाज में है वो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलना शुरू हो गया है। वट कैन बी डन, तो हम क्या कर सकते हैं। वट कैन वी डू टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, हम हवा के पोल्यूशन को, हवा प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर fight against the air pollution। For example, a few years ago, दिल्ली was one of the most polluted cities in the world। कुछ टाइम पहले जो दिल्ली थी वो दुनिया की सबसे ज़्यादा polluted cities में से एक थी। It was being choked by fumes released from the automobiles running on the diesel and पेट्रोल। इसका दिल्ली का जो गला था, मीन्स की ये कहावत है कि दिल्ली का जो गला था वो उसमें चलने वाले व्हीकल्स से निकलने वाले धुएं के कारण घुटना शुरू हो गया था। अ डिसीजन वाज टेकन टू स्विच
टू फ्यूल्स लाइक द CNG एंड द LPG और अनलेडेड पेट्रोल। तो ऐसा डिसीजन लिया गए थे उस टाइम ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। ऐसे डिसीजन लिए गए कि पेट्रोल को जो है, पेट्रोल या डीजल को कम से कम यूज़ किया जाए और CNG और अनलेडेड पेट्रोल को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। These measures have resulted in cleaner air for the city। इसके कारण जो हवा है वो थोड़ी सी साफ होनी शुरू हुई। You might know of some other examples from your area regarding reduction of air pollution। इसके अलावा हम काफ़ी सारे और examples भी जो हैं वो दे सकते हैं। Do you know about the Say No to Crackers campaign which was organized by the children from many schools? This made a big difference to the air pollution levels around the दिवाली। आप सभी ने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो से नो क्रैकर्स को का जो कैंपेन है वो चलाते हैं, जिसमें बच्चे ये कहते हैं कि हमें पटाखे नहीं चलाने हैं। तो अगर हम पटाखे नहीं चलाएंगे तो पटाखे ना चलाने के कारण जो उनसे होने वाला पोल्यूशन है वो भी नहीं होगा और जो हवा है वो हमारी साफ रहेगी। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। जो हवा की क्वालिटी होती है उसको टाइम टू टाइम जो है वो रेगुलरली जो है वो मॉनिटर किया जाता है गवर्नमेंट्स और दूसरी एजेंसियों के द्वारा। We can use this data to generate awareness about the air pollution among the friends and neighbors। हम अपने लेवल पे जो है वो अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को जो है वो हवा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है वो अवेयर कर सकते हैं। There is a need to switch over to alternate fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements। These could be solar energy, hydro power and wind energy। अब टाइम है, अब ज़रूरत भी है और टाइम भी है कि हमें ये जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो कम से कम कर देना चाहिए और दूसरे फ्यूल्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब ये दूसरे फ्यूल्स कौन से हो सकते हैं? ये हमारे सोलर फ्यूल्स हो सकते हैं। हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, पानी से मिलने वाली एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, हवा से मिलने वाली एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम करें और हम दूसरे फ्यूल्स पे स्विच करें। स्विच का मतलब होता है कि शिफ्ट करें। हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम करें और दूसरे फ्यूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लोगों को इसके यूज़ करने के बारे में अवेयर करें। Small contributions on our part can make a huge difference in the state of the environment। हर सिंगल पर्सन अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेगा तो भी जो है वो हम काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं हम एनवायरनमेंट में। अगर हम ये कहेंगे या सोचेंगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं तो ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें देख के कुछ लोग शायद और भी अच्छा करें। अगर नहीं भी करेंगे तो हम अपने लेवल पे भी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके भी जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी साफ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, अपने आसपास के एरियाज में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। डू यू नो अबाउट द वन महोत्सव व्हेन द लैक्स ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द जुलाई एवरी ईयर। हमारी जुलाई में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है जिसमें जो है वो लाखों पेड़ जो है वो उगाए जाते हैं। Bujo and Paheli once happened to go to an area where some peoples were burying dry leaves। Bujo and Paheli जो है वो एक बार एक ऐसे एरिया में गए थे जहाँ पे जो कुछ लोग थे वो सूखे हुए पत्तों को जला रहे थे। They started coughing because the entire area was full of smoke। उस जल पत्तों के जलाने के कारण जो धुआं निकल रहा था उस धुएं के कारण जो वहाँ के लोग हैं वो और बूजो और पहली खुद भी जो है वो कफ करने लगे थे, मीन्स कि उनको खांसी आनी शुरू हो गई थी। पहली थॉट इट वुड बी एन बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन अ कंपोस्ट पिट रेदर देन टू बर्निंग। इसीलिए ये एक अच्छा सुझाव है कि हमें पत्तों को आग लगाने की बजाय उनको कंपोस्ट पिट में डाल देना चाहिए, मीन्स कि खड्डा खोद के उनको उसमें दबा देना चाहिए। उससे जो है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनसे खाद बन जाएगी जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और उससे एयर को पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये तो था हमारा एयर पोल्यूशन। अब हमारा है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स। हमें ऑलरेडी पता है कि जो वाटर है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है।
थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड द वाटर्स। आप एक पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हो कि हमें डेली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके लिए हम एक पूरी लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। वी सो डैट द वाटर इज बिकमिंग स्कार्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो पानी की कमी है वो ज़्यादा होती जा रही है, पानी की कमी बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यू हैव आल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा। This means that we are adding some material to the water which spoil its quality and change its smell and colors। हमें सभी को पता है कि जब हम पानी को एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वो गंदा हो जाता है। जैसे कि जब हम कपड़े धोते हैं तो पानी ख़राब हो जाता है, जब हम नहाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। तो हम पानी में लगातार जो है वो ऐसी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं जिसके कारण जो पानी की क्वालिटी है वो चेंज हो रही है, पानी का कलर चेंज हो रहा है, पानी की स्मेल चेंज हो रही है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, slits, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substance that pollute the water are called the water pollutants। जब हम हार्मफुल चीज़ों को पानी में मिलाते हैं जैसे कि हमारे सीवेज का पानी हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, ये सभी जो पानी के साथ मिलते हैं तो पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। और जिन चीज़ों के कारण जो पानी है वो पोल्यूट होता है उन सभी चीज़ों को हम वाटर पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड। पानी कैसे जो है वो गंदा होता है। केस स्टडी है यहाँ पे हमारे पास गंगा नदी के बारे में। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ द इंडिया। गंगा जो है वो हमारी इंडिया की एक बहुत बड़ी और फेमस जो नदी है। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। हमारी इंडिया की जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है वो गंगा नदी के पानी पे निर्भर करती है। खेती के लिए, अपनी डेली लाइफ की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो पूरी तरह से गंगा नदी पर ही निर्भर करते हैं। Millions of people depend on it for their daily needs and लाइवहुड। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए जो है वो पूरी तरह से गंगा नदी पर ही जो है वो डिपेंड करते हैं। However, recently a study by the World Wide Fund for Nature found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world। लेकिन अब ये स्टडी से पता चला है कि जो गंगा नदी है वो दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड नदियों में से एक है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में। ऐसी नदियाँ जो खतरे में है, जल्दी ही सूख जाएंगी या जल्दी ही वो गंदी हो जाएंगी, ऐसी नदियाँ को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड नदियाँ। तो ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग गंगा नदी जो है वो दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड रिवर्स में से एक है। द पोल्यूशन लेवल्स हैज़ बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। लगातार काफ़ी सालों से गंगा नदी का पानी जो है वो लगातार गंदा हो रहा है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड द सिटीज through which the river flows through the large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river। इसका कारण ये है कि जब भी नदी जिस भी एरिया में से पास होती है, जिस भी एरिया में से नदी निकलती है, वहाँ के लोग जो है वो नदियों में जो है वो अपने सीवेज का पानी, अपने कूड़ा कचरा, फैक्ट्रीज जो है वो अपनी वेस्ट चीज़ों को जो है वो सीधा डायरेक्टली पानी में फेंक देती हैं, जिसके कारण गंगा नदी का पानी जो है वो गंदा हो रहा है। In fact, river is dead at many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive। इसके अलावा काफ़ी जगह पर जो गंगा नदी है वो सूखनी शुरू हो भी गई है और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है नदी के अंदर तो उन नदियों के अंदर जो समुद्री जानवर रहते थे वो भी जो है वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन के कारण वो भी अपने आप को सर्वाइव करके नहीं रख पा रहे। An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985।
गंगा नदी को बचाने के लिए एक जो है वो प्लान की शुरुआत की गई थी, जिसको हम गंगा एक्शन प्लान बोलते हैं। ये 1985 में जो है वो शुरू किया गया था। इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर। इसका जो मेन मकसद था वो नदी में हो रहे पोल्यूशन लेवल को कम करना था। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond the repair। लेकिन जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है और बढ़ती हुई हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी हमारी गंगा नदी को इतना ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं कि वो अब रिपेयर इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। उसको रिपेयर करना अब काफ़ी मुश्किल है। मतलब कि अब हम गंगा नदी को आसानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं। उसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि हम उसको काफ़ी एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो गंदा कर चुके हैं। Let us take a specific example to understand the situation. The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh has one of the most polluted stretches of the river. एक से एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो गंगा नदी जब कानपुर में एंटर करती है, कानपुर यूपी में जब एंटर करती है, तो वो वाला एरिया जो है वो गंगा नदी का सबसे पोल्यूटेड एरिया कहा जाता है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन इन द यूपी। कानपुर जो है वो यूपी का सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेटेड टाउन एरिया है। वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कानपुर में ही रहती है। पीपल कैन बी सीन बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स इन द रिवर। हम लोगों को जो है वो नदी के किनारे नहाते हुए, कपड़े धोते हुए जो है वो आसानी से देख सकते हैं। दे आल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडोल्स ऑफ गॉड्स एंड द गॉडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर्स। वो जो है वो नदी में कचरा भी फेंकते हैं, फूल भी फेंकते हैं और हमारे जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो होती हैं वो भी फेंक देते हैं। इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन, लिफाफे जो कि गलते नहीं आसानी से, उनको भी जो है वो नदी में फेंकते रहते हैं वो लोग। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। जो कानपुर में जब ये नदी एंटर करती है तो उसमें पानी का लेवल काफ़ी कम होता है और उसकी स्पीड भी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पानी में दूसरी चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, उसमें कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस नदी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कानपुर में जो है वो 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। दीज इंक्लूड्स फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज़ में जो है वो हमारे फर्टिलाइजर्स वाली इंडस्ट्रीज़, डिटर्जेंट वाली इंडस्ट्रीज़, पेंट की इंडस्ट्रीज़, ये सारी जो है वो शामिल हैं। These industrial units discharge toxic chemical waste into the river। ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपना सारा जो केमिकल वेस्ट होती है वो सारा का सारा जो है वो नदियों में फेंक देती है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चनों के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। क्या ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नदी के पानी को गंदा करती हैं। तो आप आसानी से अब इसको आंसर दे पाओगे कि वहाँ के आसपास की पॉपुलेशन जो है, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो ही उसको गंदा करते हैं। आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी वेस्ट को उसमें फेंक के, नदी में फेंक के जो है वो नदी को गंदा करते हैं। What step can be taken to restore the river गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। हम गंगा नदी को फिर से पहले जैसा पवित्र करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि इंडस्ट्रीज़ अपनी वेस्ट को नदियों में ना फेंके, लोग जो है वो उसको यूज़ करें लेकिन उसका मिसयूज़ ना करें, उसको अच्छे से यूज़ करें, उसको साफ़ सुथरा रखें। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज एक्सेट्रा इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। जब हम उसमें कचरा फेंक देते हैं तो कचरा जो है वो नदी में रहने वाले जो जानवर है उनके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो नदियों में अपना जो है वो केमिकल वेस्ट को फेंकती रहती हैं, कोजिंग द पोल्यूशन ऑफ द वाटर, जिसके कारण जो पानी का पोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल्स आर द ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स एंड द शुगर मिल्स। ये यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हैं जिसमें आप गंगा नदी की जो हालत है वो देख सकते हो।
काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी वेस्ट इसमें फेंकती है, जैसे कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज होगी, पेपर की फैक्ट्रीज होगी, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज होगी, शुगर मिल्स होगी। ये सारी जो है अपनी वेस्ट को जो है वो सीधा का सीधा जो है वो गंगा नदी में फेंकती रहती हैं, जिसके कारण जो पानी है वो खराब होता है। These industries cause chemical contamination of the water. These chemical release include arsenic, lead and fluoride which lead to toxicity in the plants and animals। जो ये केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स में जो है वो आर्सेनिक होता है, लेड होता है, फ्लोराइड होता है, जो कि सभी के सभी जो होता है टॉक्सिक नेचर के होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं जहरीली होती हैं, जो कि नदी में रहने वाले एनिमल्स और उसके आसपास उगने वाले प्लांट्स के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। दे आर there are regulation to prevent this. Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into the water, but quite often the rules are not followed। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारी नदियों को साफ सुथरा रखने के कोई जो है वो रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो उनको फॉलो नहीं करती हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपनी वेस्ट को नदियों में फेंकने से पहले जो है वो उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको साफ़ करना चाहिए। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में जो है वो उनकी ट्रीटमेंट नहीं करती और बिना ट्रीटमेंट किए ही सीधी वेस्ट को जो है वो नदियों में डाल देती है। तो इसमें सारी की सारी गलती हम यही कह सकते हैं कि सारी गलती जो है वो इंडस्ट्रीज़ की है, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करती अपने पैसे बचाने के लिए। द सॉइल इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द इम्प्योर वाटर, causing changes in the acidity, growth of the worms, etc. We have learned in chapter 1 the importance of the pesticide and the weedicide for the production of the crops। हम ऑलरेडी जो है वो चैप्टर 1 में पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। However, all these chemicals dissolves in water and are washed into the water bodies from the field। ये सारे chemicals जो हैं वो पानी में घुल जाते हैं और नदियों में आके मिल जाते हैं। They also seep into the ground to pollute the groundwater। इसके अलावा ये मिट्टी से रिसते हुए सीधा ज़मीन वाले पानी में भी चले जाते हैं और उस पानी को भी जो है वो गंदा करते हैं। Have you seen ponds in which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them? आप सभी ने कुछ ऐसे ponds देखे होंगे, ऐसे तालाब देखे होंगे जो दूर से ही आपको हरे रंग के दिखाई देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो एल्गी है वो उगना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम दीज फील्ड्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो काफ़ी सारे केमिकल्स जो हम खेतों में डालते हैं वो सारे केमिकल्स जो है वो उस पानी में आके इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो एल्गी की ग्रोथ है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। दीज एक्ट एज द न्यूट्रिएंट्स फॉर द एल्गी टू फ्लोराइज। ये केमिकल्स क्या करते हैं, एल्गी को अच्छे से पनपने के लिए जो है वो सारी न्यूट्रिशंस जो है प्रोवाइड करते हैं। वंस दीज एल्गी डाई दे सर्व एज द फूड फॉर द डिकम्पोजर लाइक द बैक्टीरिया। जब ये एल्गी मर जाती है तो इसको खाने के लिए वहाँ पे डिकम्पोजर आ जाते हैं, जिससे डिकम्पोजर्स को खाना मिलना शुरू हो जाता है और a lot of oxygen in the water body gets up used up। जो जब ये डिकम्पोजर्स वहाँ आते हैं तो वहाँ पानी की जो मोस्टली ऑक्सीजन को वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं सांस लेने के लिए। तो जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है तो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सांस लेने के लिए, जिसके कारण वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज डायरेक्टली थ्रोन इनटू द रिवर। कई बार ऐसा होता है कि जो गटरों का पानी होता है, सीवेज का पानी होता है, उसको भी डायरेक्टली पानी में नदियों में जो वो डाल दिया जाता है। इट कंटेन्स food waste, detergent, microorganisms etc. can ground water get polluted by the sewage। इस जो सीवेज पानी में जो है वो फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी को गंदा कर देते हैं। वाटर कंटेमिनेटेड विद द सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड द पैरासाइट विच कॉज डिसीज लाइक द कोलरा एंड द टाइफाइड, जॉन्डिस। ये सभी सीवेज इस गंदे पानी के कारण जो है वो काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हमारा कोलरा हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरीफाइड। Bujo is very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he fell sick. Bujo बड़ी जो है वो अपसेट है क्योंकि उस पहेली ने उसको बताया कि उसने एक ऐसा पानी पिया था जो बिल्कुल साफ सुथरा था देखने में और उसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उस पानी को पी के जो है वो बीमार पड़ गई। पहेली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में still have disease carrying the microorganisms and dissolves impurities, so it is essential to purify the water before drinking, for example by boiling। पहेली ने एक्सप्लेन किया कि जो पानी देखने में बिल्कुल साफ दिख रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि वो पानी जो है वो पीने के लायक भी हो, क्योंकि साफ दिखने वाले पानी में भी जो है वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस हो सकते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हो। तो पानी अगर देखने में बिल्कुल साफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पिया भी जा सकता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो सकते हैं जो कि बीमारियां करते हों। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी को पीने से पहले उसको अच्छे से प्योरीफाई करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, पानी को उबाल के जो है वो हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। विथ वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर। ऐसा पानी जो पीने के लिए अच्छा है, जिसको हम पी सकते हैं, उस पानी को हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन द वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। जो है वो हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें जो है वो पानी को साफ़ किया जाता है किसी भी नदी में डालने से पहले। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड। इसी तरह जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है वो घरों में पानी भेजने से पहले पानी को जो है वो साफ़ करता है ताकि जो है वो उससे बीमारियाँ ना हो सकें। Let us see how water can be made safe for the drinking. You have already seen how water is filtered. This is a physical method of removing impurities. A popular household filter is a candle type filter. Many households use the boiling as a method for obtaining the safe drinking water. काफ़ी घरों में जो है पानी को उबाल के उसको पीने लायक बनाया जाता है। Boiling kills the germs present in the water. पानी को उबालने से उसमें जितने भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। इसके अलावा क्लोरीनेशन की हेल्प से भी जो है हम पानी को साफ कर सकते हैं। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट और द ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन की जो टैबलेट्स है वो डाल देते हैं पानी के अंदर, जिससे पानी जो है वो साफ हो जाता है। इसके बाद है वट कैन बी डन। Laws for the industrial unit should be strictly implemented so that the polluted water is not disposed of directly into the rivers and lakes। जो भी हमारे लॉज बने हुए हैं उन सभी लॉज को जो है वो सख्ती के साथ इंडस्ट्रीज पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज जो है वो उन लॉज को, उन रूल्स को जो है वो सख्ती के साथ फॉलो करें और पानी में जो है वो अपनी वेस्ट डालने से पहले उन वेस्ट को अच्छे से ट्रीट करें ताकि पानी जो है वो गंदा ना हो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल द इंडस्ट्रियल एरियाज। ऐसे जो भी एरियाज है जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं वहाँ पे जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जाना चाहिए। एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली सेव द वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। हम जो है वो पानी को वेस्ट ना करें, उसको साफ करके रखें, उसको और संभाल के रखें। रिड्यूस रीयूज एंड द रिसाइकल शुड बी अवर मंत्र। हमारा यही मंत्र होना चाहिए कि हम पानी को कम से कम यूज़ करें, उसको बार बार यूज़ करें। थिंक ऑफ अवर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव द वाटर। हम अपने डेली रूटीन के बारे में सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि पानी को कैसे कैसे जो है वो सेव करें। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक द रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। हम जो है वो पानी को जो है दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने पानी से बर्तन धोए हैं तो उस पानी को हम घर की सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं।
कपड़े धोए हैं तो उस पानी को जो है वो हम घर की सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे काफ़ी सारी जो है वो सेविंग्स कर सकते हैं पानी की, कि एक जगह पे जो पानी यूज़ किया था उसी पानी को हम दोबारा किसी और काम के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, water used for washing vegetable may be used to water plants in the garden। जो पानी हम सब्जियों को धोने के लिए यूज़ करते हैं उसी पानी को हम प्लांट्स को दे सकते हैं गार्डन के अंदर। पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना, इट इज़ अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। इसके पोल्यूशन के कारण क्या होता है, हमारी लाइफ, सबकी लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टार्ट यूजिंग environment friendly processes, they are the very survival of our planet is in danger। जब तक हम सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं चलेगा, जब तक हम सभी इको फ्रेंडली तरीके से रहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक जो है वो हम अपने अर्थ को जो है वो नहीं संभाल के रख पाएंगे, तब तक जो है वो हम अपनी धरती को नहीं बचा पाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो पूरा होता है। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।